जी जी ऐसा ही है। चले बेटा देखिए आप लोगों का जो टॉपिक है नर्व इम्पल्स जो आप लोग बार-बार कह रहे हो रिवाइज कराने के करवा दे रहा हूँ। पूरा इसका सब कुछ यहाँ पर पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इधर बोर्ड पर मौजूद है नर्व इम्पल्स की, ठीक है? इसको इसीलिए मैंने कहा कि कॉपी कर लेने के लिए क्योंकि फिर इधर से चीजें आपको थोड़ी-सी क्लियर नहीं हो पाती। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से। पूरा बाकायदा आपको कहते हैं व्हाट इज मीन बाय नर्व इम्पल्स, हाउ इट प्रोपेगेट्स, एक्सप्लेन द फिनोमेना। तो पूरा आपको लिखना होता है। अच्छा सबसे पहली चीज नर्व इम्पल्स बताने के लिए आपको नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो कि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलेमा, सही है? तो वो पोटेंशियल जो कि जनरेट होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। और वो जो पोटेंशियल है वो किस शक्ल में जनरेट होता है? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की शक्ल में जनरेट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल का मतलब जो केमिकल है उनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं और जहां पर भी चार्ज होगा वहां पर हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सही है? मिली वोल्ट्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल इंतहाई कम होता है। तो पोटेंशियल जब बहुत ज्यादा कम होता है तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट फॉलो होती है वोल्टेज की, वो होती है मिली वोल्ट, सही है? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल डेवलप्ड ऑन द न्यूरोलेमा ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के ऊपर जनरेट होने वाला जो पोटेंशियल है इसको हम बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेट में है तो आया उसके ऊपर कोई चार्जेस है भी के नहीं है, ठीक है? या फिर अगर चार्जेस मौजूद हैं तो फिर किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट है? क्योंकि ये जो नर्व इम्पल्स न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जनरेट होगा ये उन्हीं चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशनल चेंजेस की वजह से जनरेट होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पर पॉजिटिव चार्जेस है तो मैं कहूंगा वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। किसी एक जगह पर नेगेटिव चार्जेस है, मैं कहूंगा वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है। किसी जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल बराबर हो तो मैं कहूंगा यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं नेगेटिव पोटेंशियल भी उतने ही और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल आउट करते हैं। समझ आ गई बात? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूरोलेमा है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा तो आया इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस, मतलब जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे, कहां पर पॉजिटिव चार्ज है कहां पर नेगेटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस वजह से है और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस वजह से, ठीक है? तो जो न्यूरोलेमा की मेम्ब्रेन है उसको मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले आपको बताना जरूरी है। मतलब जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है, जब उसको किसी भी किस्म का कोई इंपल्स नहीं मिल रहा, कोई उसको सिग्नल नहीं मिल रहा, कोई किसी किस्म का उसको तंग नहीं किया जा रहा, किसी किस्म का उसको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो रही, तो वो अपने आप को रेस्टिंग स्टेट पे रखे हुए हैं। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है तो न्यूरॉन की न्यूरोलेमा के अंदर की तरफ, मतलब न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, मतलब न्यूरोप्लाज्म में या फिर एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है बनिस्बत पॉजिटिव पोटेंशियल के लिहाज से। और न्यूरोलेमा के बाहर, मतलब सेल के बाहर, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है? कम। दिस इज इन अ रेस्टिंग स्टेट। मैंने क्या कहा? पहले पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए वो पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट हो रहा है। तो जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है तो अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इनऑर्गेनिक आयंस की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। और न्यूरोलेमा के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है ये किस वजह से? ड्यू टू द पोटेशियम आयन। किस वजह से जनरेट हो रहा है बेटा? पोटेशियम आयन की वजह से, ठीक है? अच्छा, बाहर जो पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है वो किस वजह से ज्यादा है? क्योंकि बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर आपके पास क्लोराइड और सम अदर आयंस मौजूद है जिसकी वजह से बाहर नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। ठीक हो गई बात? अब बाहर आपके पास क्या मौजूद है बेटा? हमने कहा कि बाहर सोडियम आयन मौजूद है, अंदर हमने क्या कहा कि आपके पास कौन से आयन मौजूद है? पोटेशियम आयन आपके पास मौजूद है, ठीक है? अब अगर हम कंपेयर करें सोडियम और पोटेशियम आयंस को तो सोडियम आयन अंदर भी मौजूद है लेकिन बहुत ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में, इतना कि हम उसको कंपेयर भी नहीं करते या उसको हम कंसीडर भी नहीं करते, सही है? बाहर पोटेशियम आयन मौजूद है लेकिन इतना कम मौजूद है कि कंपैरेटिबल अंदर के लिहाज से ना होने के बराबर है। तो अंदर किस वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है? बिकॉज ऑफ पोटेशियम। तो हमने ये कहा कि बाहर के लिहाज से अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है और अंदर के लिहाज से बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है। या सिंपल मैं ये कहूं कि बाहर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो किस वजह से है? सोडियम की मौजूदगी की वजह से। और सोडियम बाहर क्या मौजूद है? बहुत ज्यादा मौजूद है। अंदर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से? बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयन। और ये पोटेशियम आयन
बाहर मौजूद सोडियम के लिहाज से तो कम है, लेकिन खुद अपने लिहाज से क्या है, बहुत ज्यादा मौजूद है। ये वाली बात समझ आ गई। अब हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ये बताना कि कौन सी चीज कहाँ पर ज्यादा है और कौन सी चीज कहाँ पर कम है। तो हमने सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरह से बताई कि आउटसाइड द न्यूरोलेमा द सोडियम आयन इज मोर एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, and inside the cell the potassium ion is more as compared to outside the cell। ठीक हो गई बात। अब क्या होगा, जब इस तरह से आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है और अंदर कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। हम कौन सा पोटेंशियल मेजर करते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर आने वाला रिजल्टेंट पोटेंशियल मेजर करते हैं। हम कौन सा पोटेंशियल मेजर करते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर आने वाला रिजल्टेंट पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव को कैंसिल आउट करने के बाद जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें मिलता है रेस्टिंग स्टेट में, वो -40 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट के दरमियान मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स की बॉडी में ऑब्जर्व होता है। आपके बुक के अंदर स्क्विड का नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो मेजर किया गया है वो है -65 मिलीवोल्ट। ये एवरेज वैल्यू लिखी गई है। कौन सी वैल्यू लिखी गई है, एवरेज वैल्यू। जब स्क्विड के न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में और उस वक्त जो न्यूरोलेमा है उसके बाहर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। और जब स्क्विड की न्यूरॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई इंपल्स हमने नहीं दिया, तो सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट बताना इसलिए जरूरी है। रेस्टिंग स्टेट इज नॉट टू बी काउंटेड एज अ प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स स्टेप। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम स्टेप के तौर पे कंसीडर नहीं करते। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इसलिए बताया जाता है ताकि आप एक इनिशियल वैल्यू को जान सकें और फिर जो चेंज आएगा उसको आप कंपेयर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वैल्यू मेरे पास +20 हो गई। अब पहले क्या थी वैल्यू, पहले क्या मालूम +20 थी, तो जाहिर सी बात है कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। और अगर पहले +10 थी तो जाहिर है +20 हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इनिशियल वैल्यू बताना जरूरी है। तो जब भी नर्व इंपल्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब जब न्यूरॉन एक्साइट नहीं हुई, न्यूरॉन को किसी किस्म का इंपल्स नहीं मिला, न्यूरॉन को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, न्यूरॉन को एक्साइट नहीं किया गया, तो उस वक्त रेस्टिंग स्टेट में न्यूरोलेमा जो है आपके पास, मतलब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, उसके ऊपर पोटेंशियल कौन सा है। तो नेगेटिव पोटेंशियल ओवरऑल जनरेटेड है। किस वजह से जनरेटेड है और किस तरीके से जनरेटेड है, अंदर इनऑर्गेनिक आयन ज्यादा मौजूद है, बाहर आपके पास सोडियम आयन ज्यादा मौजूद है और अंदर पोटेशियम आयन क्या है, ज्यादा मौजूद है। दिस इज अ नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो आपको नजर आ रही है रेस्टिंग स्टेट में। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको इंपल्स देते हैं, जैसे ही हम न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं, जैसे ही हम न्यूरॉन को मैसेज देते हैं, वो क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा। और जैसे ही वो मैसेज को रिसीव करता है, न्यूरॉन की एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, मतलब न्यूरॉन तो काफी बड़ा होता है, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो पूरे के पूरे न्यूरॉन को कवर करके रखती है। तो किसी खास पॉइंट पर जहां पर इंपल्स उसको दिया जाएगा, तो उस खास पॉइंट पर मेम्ब्रेन क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। रिवर्स का मतलब बाहर है पॉजिटिव, अंदर है नेगेटिव। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा नेगेटिव, अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट। समझ आ गई बात। अब ये किस तरीके से होता है, देखो मैंने कहा कि जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा, एक्शन पोटेंशियल जब हम न्यूरोलेमा को या न्यूरॉन को क्या करेंगे, एक्साइट और इंपल्स देंगे। जैसे ही न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट। और एक्साइट होने का मतलब है न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो किसी खास पॉइंट पर, किसी खास स्पेसिफिक लोकेशन पर क्या हो जाएगी, चेंज। पूरे के पूरे न्यूरोलेमा के ऊपर एक ही दफा में पूरी की पूरी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, लोकेशन टू लोकेशन, पॉइंट टू पॉइंट, पोर्शन टू पोर्शन चेंज होती हुई चली जाती है। सही है। तो इस जगह पर आप ये देख रहे हैं कि पहले क्या था, अंदर नेगेटिव पोटेंशियल था, अब अंदर कौन सा पोटेंशियल आ गया है, पॉजिटिव। बाहर कौन सा था, पॉजिटिव पोटेंशियल, अब बाहर कौन सा पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव। दिस इज द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब यहाँ पर आपको अगर ये लग रहा है, देखिए पहली चीज, अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, तो लाजमी इसका मकसद हर हाल में यही है कि बाहर से सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो गया। तो तेजी से सोडियम आयन जब अंदर की तरफ रश इन होता है, रश इन का मतलब या जेट फ्लो ऑफ सोडियम का मतलब बहुत तेजी से सोडियम अंदर दाखिल होना शुरू होता है फ्रॉम द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जो गेट से, जिस जगह से सोडियम अंदर दाखिल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स।
जो कि उस वक्त ओपन होते हैं जिस वक्त न्यूरॉन को क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। मतलब न्यूरॉन के बाहर सोडियम बाहर ज्यादा पड़ा होता, अंदर क्यों नहीं आ रहा था? इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि न्यूरॉन को इंपल्स नहीं मिल रहा था। जैसे ही इंपल्स मिला, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए, और जैसे ही खुल गए तो आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से मूवमेंट स्टार्ट हो गई। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? बाहर सोडियम ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से मूवमेंट का मतलब ये होता है द सब्सटेंसेस आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल या हाई वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू। मतलब डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस वाली बात जो आप समझते हैं, ठीक है। तो बाहर से सोडियम आयन दाखिल होना कहां शुरू हो गया? सेल के अंदर। तो जब सेल के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होना शुरू होगा, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द सोडियम आयन। किस वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सोडियम आयन। अब बाहर नेगेटिव पोटेंशियल कहां से जनरेट हुआ? बेटा देखो, मैं एक बात आपको अगर ये समझा रहा हूं कि पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर क्यों जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ सोडियम आयन, और इस दौरान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव पोटेंशियल निकल के बाहर जा रहा है, नेगेटिव चार्जेस निकल के बाहर जा रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कोई नेगेटिव चार्ज निकल के न्यूरल लेमा से बाहर नहीं जाता। तो फिर कैसे न्यूरल लेमा के बाहर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है? हम कहते हैं कि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। अब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? देखो, बाहर हमने ये नहीं कहा था कि नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल नहीं है, हमने कहा था बाहर नेगेटिव चार्जेस हैं लेकिन कम है, सही है। तो लेट्स सपोज बाहर फॉर एग्जांपल +40 चार्ज था और -10 चार्ज था, तो ओवरऑल क्या चार्ज हो गया? प्लस का 10 हो गया, +40 -10 सॉरी +30। ओवरऑल कौन सा पोटेंशियल है बाहर? पॉजिटिव पोटेंशियल। ओवरऑल बाहर कौन सा पोटेंशियल है? पॉजिटिव पोटेंशियल। मतलब बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, नेगेटिव चार्जेस कम है, इसीलिए ओवरऑल बाहर का पोटेंशियल कितना है? पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब जब पॉजिटिव आयन मतलब सोडियम आयन अंदर जाना शुरू हो गए, तो ये सोडियम आयन की वैल्यू डिक्रीज होगी। कितनी हो गई? लेट्स सपोज +5 रह गया, मतलब बहुत सारे सोडियम आयन अंदर चले गए। लेट्स सपोज सिर्फ कितने बाहर रह गए? 5 बाहर रह गए, तो 5 के ऊपर +5 चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्जेस तो अंदर नहीं गए मूव होकर के, तो नेगेटिव चार्जेस तो उतने ही रहे, दैट इज -10। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? -5। ओवरऑल आंसर क्या आ गया? -5। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस अंदर मूव हो जाने की वजह से बाहर पीछे नेगेटिव चार्जेस बचा रह जाता है, जो कि ओवरऑल एवरेज वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आती है? नेगेटिव निकल कर आती है। और ये नेगेटिव कैसे हुआ? नेगेटिव चार्जेस बाहर जाने की वजह से नहीं हुआ, वहां से पॉजिटिव चार्जेस अंदर ट्रैवल होकर आ गए, इसीलिए बाहर पीछे क्या बच गए? नेगेटिव चार्जेस बच गए, इसीलिए बाहर कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव पोटेंशियल। जब भी आपके पास रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी न्यूरोलेमा के ऊपर, मतलब बाहर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाए और अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल, बिल्कुल उल्टा रेस्टिंग स्टेट के लिहाज से, तो हम कहेंगे ये हिस्सा न्यूरोलेमा का डीपोलराइज हो चुका है। क्या हो चुका है? डीपोलराइज। और ये डीपोलराइजेशन किस वजह से हुई? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, जिस वक्त ये मूवमेंट चल रही होती है उस वक्त पोटेशियम गेटेड चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, लेकिन पोटेशियम गेटेड चैनल्स इस तरह से ओपन है, देखो बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज है अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अलबत्ता बाहर के लिहाज से अंदर पोटेशियम ज्यादा है और अंदर के लिहाज से बाहर सोडियम ज्यादा है। मैंने 3 बातें की। मैंने ये कहा बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल कम है। अलबत्ता बाहर अंदर के लिहाज से सोडियम काफी ज्यादा है और बाहर के लिहाज से अंदर पोटेशियम क्या है? ज्यादा। तो जब आपके पास इंपल्स दिया गया तो सोडियम गेटेड चैनल्स के साथ साथ पोटेशियम गेटेड चैनल्स भी खुल गए, लेकिन जितनी तेजी में सोडियम अंदर जाएगा उतनी तेजी में पोटेशियम निकल के बाहर नहीं जा पाएगा। कैसे मूवमेंट होती है? एक एवरेज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग न्यूरोलॉजिस्ट एक्सप्लेन कि 3 सोडियम आयन बाहर से अंदर आता है और इस दौरान आपके पास एक पोटेशियम आयन निकल के अंदर से कहां चला जाएगा? बाहर। लेकिन देखो +3 चार्ज अंदर आ रहा है और +1 बाहर जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो गया आपके पास? फिर भी अंदर +2 चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। अंदर से निकल के एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, तो अंदर कमी आ गई किसकी? +1 की। बाहर से 3 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गए, तो एक की तो कमी आ गई थी, वो तो हो गया बराबर, और 2 एक्सिस में आ गए, तो ओवरऑल अंदर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया? पॉजिटिव। समझ आ गई बात? अच्छा, बाहर कौन सा आयन जा रहा है? पोटेशियम आयन। बाहर कौन सा आयन जा रहा है? पोटेशियम आयन। तो इसका मतलब ये हुआ जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट होगी तो अंदर से बहुत सारा पोटेशियम निकल के बाहर जा चुका होगा और बाहर से सोडियम आयन अंदर आ चुका होगा। होम्योस्टेसिस का कांसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, आपने ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ी है कि आपके पास आयंस की कंसंट्रेशन हर वक्त मेंटेन रहनी चाहिए, तभी आपके पास होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बैलेंस रहेगा। तो क्या न्यूरॉन अपना होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म तब्दील कर देंगे? न्यूरॉन वापस अपनी हालत में आएंगे।
वापस अपनी हालत में कैसे आएगा, जैसे ही न्यूरॉन का कोई स्पेसिफिक पोर्शन डीपोलराइज हुआ है ये अपने आप को करेगा रीपोलराइज, लेकिन कैसे, अपने अगले सेगमेंट के अंदर इस पोटेंशियल को ट्रैवल करवा देगा। अगले सेगमेंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर सोडियम गेट्स अब खुल जाएंगे। जैसे ही अगले पोर्शन पर सोडियम गेट्स खुलेंगे तो बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर जाना शुरू होगा, बाहर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जो कि हमने अगले सेगमेंट पर आपको दिखाया। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स। अब इस दौरान जो पहला पोर्शन था जहां पहले डीपोलराइजेशन हुई थी वो जगह क्या हो गई, रीपोलराइज। कैसे, सोडियम गेटेड चैनल्स कुछ वक्त के लिए खुलते हैं जो तेजी से सोडियम को अंदर आने दे देते हैं। एक टाइम पर सोडियम अंदर आ गया, भर गया, अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए, हमने कहा कि डीपोलराइजेशन कंप्लीट, सोडियम गेटेड चैनल्स वुड बी क्लोज। Sodium gated channels would be closed, but the potassium gated channels until unless remains open. Potassium gated channel अभी भी क्या है, ओपन है। तो potassium gated channels ओपन होने का मतलब क्या है, अंदर से निकलकर पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता रहेगा। पॉजिटिव 1 चाहे पोटेशियम की वजह से हो चाहे सोडियम की वजह से हो, चार्ज कितना है, पॉजिटिव 1। चार्ज कितना है, पॉजिटिव 1। अंदर क्या चीज भर गई है, सोडियम। अंदर से कौन अभी भी निकल के जाता जा रहा है, पोटेशियम। तो पोटेशियम निकलकर जाता रहेगा, मतलब अंदर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वैल्यू बढ़ गई है, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। हमें पॉजिटिव चार्ज कम करना है, क्या कम करना है, पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने ये नहीं कहा कि सोडियम की ही वजह से जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पोटेशियम आयन रिस्पांसिबल है इस जगह पर पोटेशियम गेट्स खुले रहेंगे। डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई, अभी भी आपके पास पोटेशियम गेट क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू कम होने लग जाएगी सेल के अंदर, पॉजिटिव पोटेंशियल आपके पास कम होने लग जाएगा। कम होने का मकसद, आपके पास पोटेशियम निकल के बाहर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, ओवरऑल अंदर पॉजिटिव वैल्यू कम होती रहेगी, बाहर पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब दोबारा से बाहर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाए और अंदर पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाए तो मेम्ब्रेन दोबारा से किसी स्टेट में चला जाएगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव का मतलब रेस्टिंग स्टेट में वापस चली गई है मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन क्या हो गई, अब रीपोलराइज। सो व्हाट इज डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग से बिल्कुल अपोजिट पोटेंशियल जनरेट करना, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग या रशिंग इन ऑफ सोडियम आयन as well as potassium ion, but the potassium ion is mainly responsible for the repolarization state. potassium ion mainly किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है, repolarization के लिए रिस्पांसिबल है। अब हुआ क्या, चार्जेस तो चलो बैलेंस हो गए, लेकिन चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई। नॉर्मल क्या रहना चाहिए, सोडियम बाहर ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा, लेकिन अब क्या हो गया, इस सेगमेंट में बाहर पोटेशियम ज्यादा अंदर सोडियम क्या हो गया, कम। अब दोबारा से उनको बैलेंस करने के लिए आता है सोडियम पोटेशियम एडी फेज पंप, जो कि क्या करता है, इस जगह की वापस ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस कर देता है। वापस बैलेंस करने का मतलब, इस जगह पर जब ये रेस्टिंग स्टेट में गया, रीपोलराइज हुआ, तो बाहर पोटेशियम ज्यादा हो गया, अंदर सोडियम ज्यादा, तो वापस उसको क्या करेगा, सोडियम को वापस बाहर ज्यादा करेगा और अंदर पोटेशियम को वापस क्या कर देगा, बैलेंस। तो ये रोल किसका है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सेगमेंट हो गई डीपोलराइज, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट पर सोडियम गेट्स क्या हो गए, ओपन। तो धड़ाधड़ सोडियम क्या हो गया, अंदर आना शुरू हो गया और हल्के हल्के पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है। तो तेजी से जब आपके पास सोडियम गेट जब तक खुले रहेंगे, कब तक खुले रहेंगे, जब तक कंप्लीटली तौर पर मेम्ब्रेन अपने आप को डीपोलराइज ना कर ले, जब तक कंप्लीटली मेम्ब्रेन अपने आप को क्या ना कर ले, डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं। हम कौन सा पोटेंशियल नोट करते हैं, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पर नॉर्मल कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव, क्योंकि अंदर नेगेटिव ज्यादा है। जब अंदर पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव से चार्ज या नेगेटिव से वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी और फिर जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। एक मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिविटी की, जिस तक पहुंचने के बाद सोडियम गेट्स बंद हो जाएंगे। सही है, मतलब सोडियम गेट्स खुले में होने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ता चला जा रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो नेगेटिव और कम और कम और कम, नेगेटिव कम होते होते जीरो तक पहुंचा। अभी भी पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं तो अब अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल अटेन हो गया। जितना कि न्यूरोलेमा अपने अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट कर सकता था मैक्सिमम वो आ गया। अब सोडियम गेट्स हो जाते हैं क्लोज, लेकिन पोटेशियम गेट अभी भी क्या रहते हैं, खुले रहते हैं, जिसके नतीजे में क्या चीज चलती रहती है, अंदर से पोटेशियम या अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकल के बाहर जाता रहेगा, तो मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की कमी आने लगेगी और मेम्ब्रेन दोबारा से पॉजिटिव से जीरो और जीरो से कहां चला जाएगा, नेगेटिव स्टेट में। तो हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन क्या हो गई, रीपोलराइज। री का मतलब होता है वापस चेंज कर लेना, डी का मतलब चेंज हो जाना। तो डीपोलराइजेशन पहले होगी एंड डीपोलराइजेशन इज फॉलोड टू रीपोलराइजेशन।
सही है, या फिर रिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन, मतलब रिपोलराइजेशन बाद में होगी, पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन। ये वाली बात समझ आ गई। अब अगले सेगमेंट के अंदर सेम यही कंडीशन होगी। अगला सेगमेंट हो गया डीपोलराइज, जब अगला सेगमेंट अपने आप को करेगा रिपोलराइज तो उसके अगला वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। तो इस तरीके से आपके पास वन बाय वन डीपोलराइजेशन, और फिर जब ये करेगा रिपोलराइजेशन तो अगला वाला डीपोलराइजेशन, फिर जब ये वाला रिपोलराइजेशन करेगा तो अगला वाला डीपोलराइजेशन, फिर जब ये वाला सेगमेंट रिपोलराइज होगा तो अगला वाला सेगमेंट क्या होगा, डीपोलराइज, फिर जब ये वाला सेगमेंट रिपोलराइज होगा तो अगला सेगमेंट क्या होगा, डीपोलराइज। ये चीज चलते चलते पूरे के पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर एक्सॉन को ट्रैवल करते 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 नीचे एक्सॉन के बिल्कुल टर्मिनल्स तक आ जाएंगे। एक्सॉन के टर्मिनल के अंदर हमें पता है कि आपके पास केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन, जो कि आपके पास सैक के अंदर मौजूद है। अब जैसे ही आपके पास ये वाली जो मेम्ब्रेन है, जैसे ही इस तक पोटेंशियल पहुंचता है, यहाँ पर लगे होते हैं कैल्शियम गेट्स। कौन से गेट्स लगे होते हैं बेटा, कैल्शियम गेट्स। जैसे ही पोटेंशियल आपके पास एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, यहाँ पर कैल्शियम गेट्स खुल जाते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पड़ा होता है कैल्शियम, वो निकलकर तेजी से मेम्ब्रेन के अंदर आना दाखिल शुरू हो जाता है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ, एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जैसे ही कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये जो केमिकल सैक है ये फ्यूज्ड हो जाते हैं जाकर मेम्ब्रेन के साथ, और जैसे ही फ्यूज्ड होते हैं तो इनमें से एसिटाइल कोलिन निकलकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आना शुरू हो जाता है। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जब ये एसिटाइल कोलिन आएगा तो आने के बाद ये आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके ऊपर लगे हुए रिसेप्टर के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर पर जाकर जुड़ेगा तो ये आपके पास रिसेप्टर और एसिटाइल कोलिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पर गेट्स को खोल देगा। और कौन से गेट्स खुल जाएंगे, सोडियम पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे। कौन से गेट्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम गेट्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयन तेजी से अंदर जाना शुरू होगा, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपके पास, डीपोलराइज। क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। समझ आ गई बात। तो अब अगले वाले न्यूरॉन के अंदर क्या चीज ट्रैवल हो गई, एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, ट्रैवल हो गया। कैसे ट्रैवल हुआ, पहले कैल्शियम गेट्स खुले, कैल्शियम अंदर जाना शुरू हुआ, ये एसिटाइल कोलिन वाला जो आपके पास बेटा वेसिकल है ये अपनी वाली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड हुआ, इसमें से एसिटाइल कोलिन निकलकर बाहर आया। एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, बनाने के बाद मैसेज मिलेगा कि भाई क्या कर दो, अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम गेट्स को खोल दो। सोडियम गेट जैसे ही खुलेगा तेजी से सोडियम अंदर जाना शुरू होगा और आहिस्ते आहिस्ते पोटेशियम बाहर आना शुरू होगा, लेकिन इस दौरान पहले इस जगह की क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। और जैसे ही डीपोलराइजेशन हो गई, हमने कहा कि आपके पास अगले वाले न्यूरॉन के ऊपर इंपल्स क्या हो गया, ट्रैवल होकर चला गया। तो पहले हमने क्या पढ़ा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर हमने क्या पढ़ा आपके पास व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, कैसे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, फिर हमने ये पढ़ा कि प्रोपेगेट कैसे होता है, और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि साइनैप्स में कैसे आपके पास इंपल्स ट्रैवल होता है फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। समझ आ गई बात। सो दिस इज योर ओवरऑल टॉपिक। लेकिन इसके अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का क्या रोल है, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आफ्टर द कंप्लीट डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। दोबारा से सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा जितने के वो पहले थे। नेक्स्ट कौन सा, एसिटाइल कोलिन। व्हाट इज एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इज अ केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, इस पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कन्वर्टिंग इनटू द प्योर केमिकल सिग्नल। जो भी यहाँ पर मैसेज था वो अब समझ लो किसके अंदर ट्रैवल हो गए, एसिटाइल कोलिन के अंदर। तो आप कहेंगे ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल अपने आप को कन्वर्ट करता है प्योर केमिकल सिग्नल में, और फिर ये केमिकल सिग्नल दोबारा से न्यूरॉन के ऊपर क्या जनरेट करवा देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो साइनैप्स वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज होता है केमिकल सिग्नल में, फिर दोबारा से केमिकल सिग्नल किस पे चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में। दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक डिले। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक डिले। अगर किसी न्यूरॉन को एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना है तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा बेहतर है। बनिस्बत एक जगह से आपको दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचाना और बीच में आपने 10 न्यूरॉन्स रख दिए, तो 10 न्यूरॉन रखने से क्या होगा, पहला साइनेप्टिक डिले आएगा, फिर दूसरा साइनेप्टिक डिले आएगा, फिर चौथा साइनेप्टिक डिले, फिर पांचवा साइनेप्टिक डिले। इस जगह पर आकर के आपके पास साइनैप्स जितनी तेजी में ट्रैवल कर रहा होता है, यहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक डिले। तो जितना कम आपके पास साइनैप्स होगा उतनी तेजी में आपके पास मैसेज क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। और ये कैसे पॉसिबल है, ये दो तरीकों से पॉसिबल है। या तो एक्सॉन बहुत लंबी हो, और इससे भी ज्यादा जल्दी आप कैसे करवा सकते हैं, एक्सॉन लंबा भी हो और साथ में उसके ऊपर माइलिनेशन हुई हो। तो इससे क्या होगा,
माइलिनेटेड अगर न्यूरॉन है, लेट्स सपोज इस जगह पर माइलिनेशन, इस जगह पर माइलिनेशन, इस जगह पर, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। तो इस जगह पर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होगी, ये वाले हिस्से में डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन नहीं होगी। अब इसके बाद ये वाला हिस्सा डीपोलराइज और रिपोलराइज होगा, इसके बाद ये वाला हिस्सा डीपोलराइज और रिपोलराइज होगा। माइलिनेशन जिस जगह की हो जाती है ना, वहां के सोडियम पोटेशियम जो गेट्स हैं वो रिग्रेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसके आगे अब जो हिस्सा माइलिनेटेड नहीं है वहां पर है सोडियम और पोटेशियम गेट, तो अब उनके ही खुलने का चांस है। तो इतनी जगह पर आपके पास जो है ना बेटा डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन नहीं होगी, तो ये टाइम बच जाएगा। इसके बाद वो हिस्सा जो आपके पास माइलिनेटेड नहीं है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हो जाएगी। फिर दोबारा से आगे आपके पास माइलिनेटेड पार्ट, माइलिनेटेड पार्ट में आपके पास क्या है? माइलिनेटेड पार्ट बेसिकली क्या कर रहा है? जो एक्सॉन है उसको कवर कर ले रहा है। तो इस जगह पर एक्सॉन के ऊपर क्या मौजूद है? सोडियम पोटेशियम गेट। तो जब ये कवर हो गया, तो कवर होने की वजह से इस जगह का सोडियम पोटेशियम चैनल क्या हो गया? क्लोज, या सोडियम पोटेशियम चैनल क्या हो गया? रिग्रेस। सही है। तो ये जगह पर आपके पास सोडियम पोटेशियम गेट्स ओपन नहीं होंगे, वो हिस्सा जो नॉन माइलिनेटेड है वहां पर खुल जाएंगे। सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपके पास तेजी से ट्रैवल होगा। तो सबसे ज्यादा डिले सिग्नल कहां पर ट्रैवल होता है? जहां पर शॉर्टर न्यूरॉन्स हो और बीच बीच में क्या हो? साइनैप्स आपके पास मौजूद हो। इससे तेजी से कहां पर सिग्नल ट्रैवल होगा? जहां पर एक लॉन्ग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो। और सबसे ज्यादा तेजी से सिग्नल कहां पर ट्रैवल होगा? जहां लॉन्ग माइलिनेटेड न्यूरॉन। पहले क्या है? सबसे ज्यादा आहिस्ते कहां ट्रैवल होगा? जहां पर आपके पास शॉर्टर न्यूरॉन हो। ठीक है। उससे ज्यादा किसमें से जल्दी ट्रैवल होगा? जहां पर लॉन्ग न्यूरॉन हो लेकिन नॉन माइलिनेटेड हो। ठीक है। और सबसे ज्यादा जल्दी किधर ट्रैवल करेगा आपके पास? जहां पर लॉन्ग माइलिनेटेड, लॉन्ग न्यूरॉन का एक्सॉन भी हो और साथ में वो कौन सा न्यूरॉन हो? माइलिनेटेड। तो सिर्फ नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर सिग्नल ट्रांसफर होगा। अब देखो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस क्या है बेटा? ये जो है ना आपके पास, जब तक एसिटाइल कोलिन लगा रहेगा तब तक यहाँ के सोडियम गेट्स ओपन रहेंगे। सही है। अब यहाँ पर सोडियम गेट्स क्लोज करना है, तो उसके लिए कौन आएगा? एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एक एंजाइम है जो आएगा और इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा। जैसे ही ब्रेक कर देगा तो ये जो आपके पास चैनल्स ओपन हुए थे सोडियम गेट्स और पोटेशियम गेट्स, तो ये सोडियम गेट क्या हो जाएंगे? बंद। सही है। और वो कब होगा? कंप्लीट डीपोलराइजेशन जब हो जाएगी, तो उसके बाद एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस आएगा, वो इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देगा। इस एसिटाइल कोलिन के लगने की वजह से जो सोडियम गेट्स खुले हुए थे वो बंद हो जाएंगे। और ये कब होगा? आफ्टर द कंप्लीट डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या है? रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द न्यूरोलेमा with the activity of the sodium ion and the potassium ion. This is called depolarization. Reversal of the polarity of neurolemma के बाद when the neurolemma attains its resting potential from its highly depolarized state, जब न्यूरोलेमा अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को गेन करे अपने हाईली पोलराइज्ड स्टेट से वापस, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है? डीपोलराइजेशन। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? एक बार न्यूरॉन एक्साइट हुई, अगला वाला पोर्शन जब एक्साइट होगा तो इस दौरान एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिस वक्त न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर कोई एक्साइटेशन नहीं होती। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड? अ टाइम पीरियड बिटवीन द टू डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। वो टाइम पीरियड जो कि एक बाय एक मतलब साइमल्टेनियस होने वाले डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के दरमियान जो गैप है, जिस टाइम पर न्यूरॉन एक्साइट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। द टाइम पीरियड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन अ टू साइमल्टेनियस डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन बिटवीन, मतलब वो टाइम पीरियड जो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन साइमल्टेनियस चल रहा है उसके दरमियान का जो टाइम है, एट दैट टाइम न्यूरॉन इज अनेबल टू एक्साइट। इस वक्त आपके पास न्यूरॉन किसी किस्म का कोई इंपल्स गेट नहीं करता, इस वक्त किसी किस्म की कोई डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव पीरियड। और एक होता है हाइपरपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन होने के बाद यहाँ पर आकर के मतलब वापस अपनी जगह पर -65 पर आके वैल्यू नहीं रुकती है, इससे और मजीद कम होती चली जाती है। और मजीद कम होने का मतलब -70 तक चला जाएगा, -80 तक चला जाएगा। तो रुकना कहाँ चाहिए था? -65 पर। लेकिन इतना ज्यादा आपके पास जो है ना पोटेशियम आयन बाहर निकल के जाता जा रहा है, क्योंकि पोटेशियम गेट्स हर वक्त खुले रहते हैं। पोटेशियम गेट्स क्या होते हैं? हर वक्त खुले रहते हैं। तो पोटेशियम गेट से जब पोटेशियम निकलकर बाहर जाता रहेगा तो ओवर हो जाएगा आपके पास ये आयन और मजीद तेजी से अंदर की तरफ चलता चला जाएगा और यहाँ पर आकर रुकेगा नहीं, -65 से मजीद कमतर की तरफ चला जाएगा। और जब -65 से वैल्यू और कम हो जाएगी -70 या -80, तो अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो रहा है पोटेंशियल, अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी मजीद नेगेटिव हो रहा है पोटेंशियल। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड हाइपर रिपोलराइजेशन पोटेंशियल या फिर हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। सही है। तो ये आपके पास तमाम प्रोज एंड कॉन्स और बाकी पूरे का पूरा पार्ट जो नर्व इंपल्स का और इसके अंदर जो कुछ समझाने की चीजें थी वो सारी यहाँ पर
कंप्लीट हो गए। इसमें जो डेफिनेशन जो एमसीक्यू जो जो चीजें आपसे पूछ सकते थे वो भी बता दिया और पूरा ओवरऑल ये टॉपिक आपने 9 में लिखना। सही है।